अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखें। विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर ए कॉमन कैटेनरी। 4 ऑप्शन में कट ऑप्शन आपका ए है। कॉमन कैटेनरी में एस यानी आर्क एस का वैल्यू होता है सी टेन साई, लेकिन इसमें क्या लिखा है एस इज इक्वल टू सी साइन साई, इसलिए यही रिजल्ट फॉल्स है यानी ट्रू नहीं है। आपको पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू नहीं है, तो यही रिलेशन एस इज इक्वल टू सी साइन साई ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू क्या होता है एस इज इक्वल टू सी टेन साई। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ए मैं बताया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखें। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर द पाथ इज। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट है एंड इक्विएंगुलर स्पिरल। ये डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन है, मोशन इन ए प्लेन का। हम जानते हैं रेडियल वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है आर डी थीटा बाई डी टी। देखिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए। रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का, यानी डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल है आर डी थीटा बाई डी टी का। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डी आर बाई डी टी, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू देके कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आप जानते हैं। तो डी आर, अब डी टी से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी आर इज इक्वल टू हो गया के आर डी थीटा, दोनों। अब डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी थीटा, दोनों इंटीग्रेट कर दिया तो 1 बाई आर का इंटीग्रल लॉग आर हो गया, इधर डी थीटा का इंटीग्रल थीटा के थीटा, प्लस एक कांस्टेंट सी होता है, वही कांस्टेंट सी की जगह हम लॉग ए लिखे हैं जहाँ ए कोई कांस्टेंट है। तो लॉग आर माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के थीटा, तो हो गया लॉग आर बाई ए इज इक्वल टू के थीटा। यहाँ लॉग का बेस ई छिपा हुआ है, तो लॉग के परिभाषा से, लॉग के डिफिनेशन से हम लिख सकते हैं, लॉग के बाद जो नंबर है आर बाई ए इज इक्वल टू बेस ई टू द पावर के थीटा, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर के थीटा। और यह क्या है, आर थीटा में एक रिलेशन है, यह एक पोलर कर्व है। इस कर्व का नाम है इक्विएंगुलर स्पिरल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाथ होगा वह एक इक्विएंगुलर स्पिरल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। देखिए ए में लिखा हुआ है पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पिरल। अब क्वेश्चन नंबर 78 को देखें। 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल इज। 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यह 3 डायमेंशन में स्फीयर चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, यह थ्योरेटिकल रिजल्ट है। कहता है कि 2 स्फीयर हैं, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। यदि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो दोनों स्फीयर तो एक सर्किल पर कट करेगा, तो उस कॉमन सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो यही होता है कॉमन सर्किल का रेडियस R1 R2 बाई रूट अंडर R1 स्क्वायर पर R2 स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 79 को देखें। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ प्लेन्स 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर प्लस 18yz प्लस 2xz प्लस xy इक्वल टू 0 इज। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। सी में है कॉस इनवर्स 16/21। क्यों यह करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें एक मैं टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक। 2 पेयर ऑफ प्लेन्स माने 2 प्लेन्स। ये जो एक्स वाई में एक्स वाई जेड में 2 डिग्री का जो इक्वेशन देख रहे हैं, यह हमेशा ये पेयर ऑफ प्लेन्स यानी 2 प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। हम जानते हैं 2 प्लेन्स के बीच का एंगल उन दोनों प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। और नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण यदि थीटा मान लेते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप पढ़े हैं ना। तो कॉस थीटा का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा कॉस इनवर्स में ही हासिल होगा। देखिए इसी टेक्निक से इसको हम पकड़ लिया कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही कॉस इनवर्स 16/21 है। बाकी में देखिए साइन इनवर्स से, सेक इनवर्स से, टेन इनवर्स से हो ही नहीं सकता है। तो ये सब कंसेप्ट रखिएगा तो बिना सॉल्यूशन किए भी आप आंसर पकड़ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिना किए मैं आपको बता दिया कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों, आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ें। द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द प्लेन x + 2y + 3z = p टचेज द
सेंट्रल कोनिक्वाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 2 इज। 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है 2। इसको तो थोड़ा शॉर्ट सॉल्यूशन से आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन 80 का शॉर्ट सॉल्यूशन। यहाँ फिगर में मैं एक कोनिक्वाइड बनाया हूँ। कोनिक्वाइड पर कोई पॉइंट x1, y1, z1 है और इस पॉइंट x1, y1, z1 पर एक टेंजेंट प्लेन खींचे हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेन है जिसका इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू p, इसको हम 1 नाम दिया है, और एक कोनिक्वाइड है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू, इसको नाम मैंने 2 दिया है। आप को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह जो प्लेन 1 है इस कोनिक्वाइड 2 को टच करता है, तो p का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए प्लेन 1 जब कोनिक्वाइड को पॉइंट x1, y1, z1 मान लीजिए टच करता है, तो x1, y1, z1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इसमें दिया हुआ है कि प्लेन 1 इस कोनिक्वाइड को टच करता है। यदि आप मान लेते हैं कि यह प्लेन 1 कोनिक्वाइड को पॉइंट x1, y1, z1 पर टच करता है, तो सेंट्रल कोनिक्वाइड के किसी पॉइंट x1, y1, z1 पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। देखिए हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1, y1, z1 टू द कोनिक्वाइड 2 इज। तो कोनिक्वाइड 2 के पॉइंट x1, y1, z1 पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखने का तरीका है। सो देखिए कोनिक्वाइड के इक्वेशन 2 में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वही कोएफिशिएंट 1 को लिखेंगे, फिर इंटू x लिखेंगे, फिर जिस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन ले रहे हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 को लिखेंगे, फिर माइनस 2 इंटू y इंटू y1 प्लस 3 इंटू z इंटू z1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1, y1, z1 टू द कोनिक्वाइड 2, इसका नाम दिया इक्वेशन 3। अब ध्यान दें इक्वेशन 3 क्या है, तो कोनिक्वाइड के पॉइंट x1, y1, z1 पर टेंजेंट प्लेन है, और इक्वेशन 1 भी इस कोनिक्वाइड को इस पॉइंट पर टच कर रहा था, मतलब इक्वेशन 1 भी टेंजेंट प्लेन ही था। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों जो है सो आइडेंटिकल हो गया। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट x1 लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे, इक्वल टू इक्वेशन 3 में y का कोफिशिएंट माइनस 2y1 लिखेंगे, और इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 2 नीचे लिखेंगे, इक्वल टू इक्वेशन 3 में z का कोफिशिएंट 3z1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट नीचे 3 लिखेंगे, इक्वल टू इक्वेशन 3 में राइट साइड में कांस्टेंट 2 ऊपर लिखेंगे, और इक्वेशन 1 में जो कांस्टेंट p है उसको नीचे लिखेंगे। इस पर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दिया, तो x1 का वैल्यू मिल गया 2/p, y1 का वैल्यू मिल गया माइनस 2/p, z1 का वैल्यू मिल गया 2/p। अब देखिए क्या कंसेप्ट है, पॉइंट x1, y1, z1 तो कोनिक्वाइड पर भी है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट x1, y1, z1 लाइज ऑन कोनिक्वाइड 2, इसलिए यह पॉइंट कोनिक्वाइड 2 को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए कोनिक्वाइड 2 के इक्वेशन में s के जगह x1 रख देंगे, y के जगह y1 रख दिया, और z के जगह z1। अब x1, y1, z1 के वैल्यूज़ को इसमें बिठा दिया, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो p का वैल्यू आ गया 2। अब देखिए p इक्वल टू 2 किस ऑप्शन में है, तो p इक्वल टू 2 आपका ऑप्शन ए में है, इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 81 को देखें। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर aij इज एन n डायमेंशनल स्पेस इज। 4 ऑप्शंस, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, n इंटू n माइनस 1/2। यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए किसी स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की संख्या यानी नंबर होता है n डायमेंशनल स्पेस में n इंटू n माइनस 1/2, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए हुआ। यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 82 को देखें। इफ ए के ऊपर सफिक्स आई है और ए के नीचे दो सफिक्स है जे के, इसको पढ़ेंगे ए आई जे के। तो कहता है कि इफ ए आई जे के इज ए टेंसर ऑफ टाइप 1 2 then the contracted tensor A will be a tensor of type what? अब चार ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए है 0 1। क्यों? इसका कॉज मैं बताता हूं। जो आपका टेंसर है क्वेश्चन में ए आई जे के, तो ए के ऊपर जो सफिक्स आई है इसको हम कोवेरिएंट इंडेक्स पढ़ते हैं, यानी ए का जो कोवेरिएंट इंडेक्स है वह 1 हुआ, और ए के नीचे देख रहे हैं जे के, इसको कहते हैं नीचे वाला को कंट्रावेरिएंट इंडेक्स। तो ए का कंट्रावेरिएंट इंडेक्स 2 हो गया, स्पष्ट है। अब कंट्रैक्टेड टेंसर निकालना है, तो इस टेंसर का कंट्रैक्टेड टेंसर का मतलब है कि कोवेरिएंट जो इंडेक्स 1 है उसमें एक कम करो। तो कोवेरिएंट इंडेक्स ऊपर में 1 है, तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 0, और कंट्रावेरिएंट जो इंडेक्स है वो 2 है, तो 2 में भी एक माइनस करना है, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो हो गया 1। यही कारण है कि इस टेंसर का जो कंट्रैक्टेड टेंसर ए होगा उसका टाइप हो जाएगा 0 1। यही कारण है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है, तो मैं आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखें। फॉर ए सिंपल डायनेमिकल सिस्टम ऑफ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द लैग्रेंजियन L इज ए फंक्शन ऑफ, 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। यह रिजिड डायनेमिक्स का जो इनिशियल चैप्टर है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसी से लिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन लैग्रेंजियन एल। तो चूंकि क्वेश्चन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नंबर n है, इसलिए लैग्रेंजियन फंक्शन जो कैपिटल L है वो n क्वांटिटीज का फंक्शन होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी हमने बताया, n क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन 84 को देखें। एनी सिंपल डायनेमिकल सिस्टम मूव्स इन अकॉर्डेंस विथ लैग्रेंजेज इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। यह भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे रिजिड डायनेमिक्स में एक लेसन है लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजेज इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है वो यही होता है जो डी में दिया गया है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आर इक्वल टू 0। इसमें क्यू आर जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है, एल लैग्रेंजियन फंक्शन को डिनोट करता है। तो लैग्रेंजेज इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म यही डी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 85 को देखें। द रिलेशन एमंग ऑपरेटर्स डेल्टा डेल एंड ई इज, अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। क्यों सी करेक्ट ऑप्शन है तो मैं आपको बताता हूं। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट लेसन है उसी से यह क्वेश्चन लिया गया है। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज में हम लोग पढ़े हैं डेल्टा डेल और ई में रिलेशन वो होता है ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ई और डेल्टा के बीच क्या रिलेशन है, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। तो जब ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा तो डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 होगा, इसलिए करेक्ट हो गया डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1। और दूसरा डेल ई डेल्टा के इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी में ध्यान दें, डेल ई डेल्टा के इक्वल दिख रहा है और ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा से डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 होगा। तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसलिए मैंने बताया कि सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 को देखें। लेट सीक्वेंस एन, जो स्मॉल ब्रैकेट है
इसके अंदर एन लिखा है, उसको सीक्वेंस एन पढ़ते हैं। लेट सीक्वेंस एन बी ए कुशी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स रो एंड लेट सीक्वेंस बी एन बी एनी सीक्वेंस इन एक्स सच दैट रो एन बी एन लेस देन 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ देखिए रो एन बी एन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एन एंड बी एन। तब कहता है कि ये 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। सीक्वेंस बी एन इज ए कुशी सीक्वेंस। देखिए मैट्रिक स्पेस में, रियल एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है मैट्रिक स्पेस सिलेबस में। तो मैट्रिक स्पेस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है यह। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के रूप में यह क्वेश्चन है, उसी इम्पॉर्टेंट थ्योरम का यह स्टेटमेंट मात्र है। और इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस बी एन एक कुशी सीक्वेंस होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 87 को देखें। ए मैट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज। अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। क्यों? तो यह भी एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है। मैट्रिक स्पेस में कंपैक्टनेस एक सेक्शन है, उसमें आप पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ए मैट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। बस उसी थ्योरम का स्टेटमेंट इसको पकड़ लेना है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 88 को देखें। द वेक्टर वी वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप इज। 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, इरोटेशनल। इसको तो थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए 88 का। हियर वी वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप इज इक्वल टू v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप। कहने का मतलब वाई जेड को v1 माना, एक्स जेड को v2 माना और एक्स वाई को v3 माना। हेंस कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल v वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, कर्ल के डिफिनेशन से डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और वी वेक्टर में जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है जिसे आप कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट्स v1 v2 v3, उसको थर्ड रो में लिख दीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, तो फर्स्ट रो को लेकर इसको एक्सपेंड किया जाए तो हो गया आई कैप का माइनर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर माइनस देके जे कैप, फिर जे कैप का माइनर, फिर माइनस बाहर निकाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप का माइनर। अब रिजॉल्व करना जानते हैं। अब देखिए v3 है एक्स वाई, तो v3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए एक्स वाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो केवल x मिलेगा, यानी डेल v3 बाई डेल y केवल x होगा। ठीक इसी प्रकार डेल v2 बाई डेल z भी x होगा, डेल v3 बाई डेल x y होगा, डेल v1 बाई डेल z निकालेंगे तो y आएगा, डेल v2 बाई डेल x निकालेंगे तो z आएगा, और डेल v1 बाई डेल y निकालेंगे तो z आएगा। इसको आप कर सकते हैं इजीली। अब x माइनस एक्स 0 आई कैप प्लस y माइनस वाई 0 जे कैप प्लस z माइनस जेड 0 के कैप बराबर 0 वेक्टर हो गया। तो आपने क्या देखा, कर्ल v वेक्टर 0 वेक्टर आ गया, और हम पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर v वेक्टर का कर्ल यदि 0 वेक्टर होता है तो वह वेक्टर v वेक्टर इरोटेशनल होता है। सो v वेक्टर इज इरोटेशनल। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। देखिए बी में है इरोटेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 89 को देखें। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर एस, यहाँ एस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सरफेस एरिया।
इसे जिसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो देखिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई प्लेन्स एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0, z is equal to 1 and f vector is equal to 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap is। अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी है 3/2। देखिए यह सरफेस इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस में सरफेस इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को दो ढंग से बनाया जा सकता है, एक सरफेस इंटीग्रल के मेथड से जो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा और दूसरा एक शॉर्ट मेथड है बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ मैं शॉर्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन, क्यूब जो प्लेन्स के द्वारा बाउंडेड है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि क्यूब के जो एजेज हैं उसका लेंथ यूनिटी 1 है। देखिए मैंने लिखा है द एजेज ऑफ द क्यूब आर ऑफ लेंथ 1। जब क्यूब के 3/4 माइनस एजेज का लेंथ 1 है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी इक्वल टू 1 हो गया। अब यदि क्यूब का मास सेंटर दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट x बार y बार z बार सपोज करें तो x बार 1/2 होगा, y बार भी 1/2 होगा और z बार भी 1/2 होगा। क्योंकि एज का लेंथ 1 है तो उसका हाफ करोगे तो वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, इसलिए x बार 1/2 होगा, y बार भी 1/2 होगा, z बार भी 1/2 होगा। समझ गए। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला का यूज करेंगे, वो है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी एक्स डी वी इज इक्वल टू एक्स बार भी ETC। इसी तरह से ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी वाई डी वी तो वाई बार भी हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी जेड डी वी तो जेड बार भी हो जाएगा। ETC का ही मतलब है बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल S यानी डबल इंटीग्रल ओवर S एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम भी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर दैट इज डेल डॉट एफ वेक्टर डी भी। यही होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी यहाँ बता रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्वेश्चन में एफ वेक्टर देखिए दिया हुआ है 4xz I कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस yz k कैप। क्वेश्चन में देखिए तो जब हम एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस लिखेंगे डेल डॉट एफ वेक्टर तो डेल डॉट एफ वेक्टर होता है डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल जेड dv, जहां f1 f2 f3 एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं तो क्लियर हैं कि यहाँ f1 4xz है, f2 माइनस वाई स्क्वायर है, f3 yz है। तो इक्वल टू हो गया ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v। अब f1 f2 f3 का जो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा इसी से डेल f1 बाई डेल एक्स डेल f2 बाई डेल वाई डेल f3 बाई डेल जेड निकालेंगे तो आएगा डेल f1 बाई डेल एक्स का वैल्यू 4z, डेल f2 बाई डेल वाई का वैल्यू आएगा -2y और डेल f3 बाई डेल जेड का वैल्यू y आएगा। मैंने लिख दिया है तो हो गया ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी 4z माइनस वाई डी भी। अब अलग अलग कीजिए तो 4 बाहर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी जेड डी भी माइनस ट्रिपल इंटीग्रल भी वाई डी भी। अब देखिए ऊपर में लिखा था वी यूज द फार्मूला, फार्मूला के देखिए लगा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी जेड डी भी तो हो जाएगा जेड बार भी और ट्रिपल इंटीग्रल भी वाई डी भी हो जाएगा वाई बार भी। तो हो गया 4 इंटू जेड बार 1/2 है, भी वॉल्यूम 1 है, माइनस वाई बार हाफ है, वॉल्यूम भी 1 है। सिंप्लीफाई किया तो हो गया 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी था। तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 90 को देखें। अब क्वेश्चन 90 को देखें।
इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, देन डाइवर्जेंस यू आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ u इज, 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन आपका डी है 5u। इसका शॉर्ट सोल्यूशन देखिए, यू आर वेक्टर इज इक्वल टू, यू की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आर वेक्टर की जगह क्वेश्चन में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, आप सिंपली इसको देख सकते हैं। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको हम v1 लिख लिया, जे कैप के कोफिशिएंट को v2 लिख लिया और के कैप के कोफिशिएंट को v3 लिख दिया। अब निकालेंगे डाइवर्जेंस यू आर वेक्टर, डेल डॉट यू आर वेक्टर। तो जब कंपोनेंट है v1 v2 v3 तो डाइवर्जेंस होता है डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 बाई डेल वाई प्लस डेल v3 बाई डेल जेड। अब v1 v2 v3 के एक्सप्रेशन से ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को निकालेंगे और उसके वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में u था तो हो गया 5u। देखिए तो डाइवर्जेंस यू आर वेक्टर का वैल्यू आपको आ गया 5u। यही कारण है कि करेक्ट ऑप्शन आपका डी है जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 91 को देखें, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई ds2 माइनस 6dy बाई ds प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 3x इम्प्लाइज, जो ऑपरेटर है d2 बाई ds2 इसके जगह हम लोग कैपिटल D2 लिखते हैं। तो क्या इंप्लाई करेगा, कैपिटल D2 माइनस 6 कैपिटल D प्लस 9 y इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 3x। एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं, कैपिटल D को m से रिप्लेस कर देते हैं तो हो गया m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू 3 आ गया। देखिए m का वैल्यू 3 जो रिपीटेड वैल्यूज है, चूंकि m का वैल्यू रिपीटेड है, रियल और रिपीटेड है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या होगा, तो कोई कांस्टेंट C1 प्लस कोई कांस्टेंट C2 इंटू एक्स ब्रैकेट में इंटू ई टू द पावर mx होता है, तो m की जगह 3 है, रिपीटेड रूट तो हो गया e की पावर 3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल pi क्या होता है, तो 1 बाई एफ डी एक्स होता है, इसका फॉर्मूला है इक्वल टू 1 बाई एफ डी का मतलब y का कोफिशिएंट जो d का फंक्शन है डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, उसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में d माइनस 3 का स्क्वायर, और कैपिटल S का मतलब राइट साइड का जो x का फंक्शन है 2 इंटू ई के पावर 3x। 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 बाई डी माइनस 3 का स्क्वायर ई के पावर 3x। देखिए एक किस फॉर्म में है, एक इस फॉर्म में है 1 बाई डी माइनस ए टू द पावर n इंटू ई टू द पावर एस के फॉर्म में। देखिए जब इस फॉर्म में होता है तो s का जो कोफिशिएंट a है e के पावर x में s का जो कोफिशिएंट a है वही a d की जगह रखते हैं, रख के देखिए तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, यानी 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस स्थिति में ये फार्मूला का हम यूज करते हैं। देखिए मैं एरो देखिए फार्मूला को यहाँ दर्शा दिया हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। 1 बाई डी माइनस ए टू द पावर n इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ही ई के पावर एक्स में जो वेरिएबल x है एस का पावर n, वही n जो d माइनस ए पर पावर देख रहे हैं एस का पावर n इंटू ई टू द पावर एक्स बाई फैक्टोरियल n। इसी फार्मूले का यहाँ यूज कीजिए। क्यों यूज करेंगे, देखिए हमारा केस है 1 बाई डी माइनस 3 के पावर 2 इंटू ई के पावर 3x। यहाँ एस का कोफिशिएंट 3 है a की जगह, और जब d की जगह एस के कोफिशिएंट 3 को बैठाते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाता है। देखिए इसलिए यही केस है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर n, तो n की जगह यहाँ 2 है तो हो गया इसके पावर 2 बाई फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू ई के पावर 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3s, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 था, 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ई के पावर 3s मिला। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ हो गया c1 प्लस c2x इंटू ई के पावर 3x प्लस पी आई आया है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3s। तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में
आपका ए है, ए में है यही जो मैंने बताया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है y log y dx by dy प्लस x माइनस log y इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज आप y log y से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा dx by dy प्लस x बाई y log y माइनस 1 बाई y इक्वल टू 0। इम्प्लाइज dx by dy प्लस x इंटू 1 बाई y log y इज इक्वल टू 1 बाई y। इस फॉर्म में आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, dx बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू पी इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। यहाँ p की जगह है 1 बाई वाई लॉग वाई जो y का फंक्शन है और q की जगह 1 बाई वाई है वह भी y का फंक्शन है। तो इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हेंस IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p की जगह क्या है 1 बाई वाई लॉग वाई इंटू डी वाई। अब e का जो पावर है इंटीग्रल के रूप में, इस इंटीग्रल को पहले एवेल्यूएट कर लेंगे। इसके लिए log y को हम t पुट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। हैंस इंटीग्रल 1 बाई वाई लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाई लॉग वाई की जगह t रख दिया और 1 बाई वाई डी वाई की जगह डी टी रख दिया। 1 बाई टी का इंटीग्रल लॉग टी हो गया। हैंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e टू द पावर, ये जो इंटीग्रल है 1 बाई वाई लॉग वाई डी वाई इसका वैल्यू आ गया लॉग टी, तो हो गया e के पावर लॉग टी। i के पावर लॉग टी इज इक्वल टू टी होता है क्योंकि e के पावर लॉग ए होता है और t इज इक्वल टू लॉग वाई था। हैंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया लॉग वाई, इसको माइंड में रखिए। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस केस में ही होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इम्प्लाइज x इंटू IF की जगह log y रखा इक्वल टू इंटीग्रल q की जगह था 1 बाई वाई इंटू IF की जगह log y इंटू डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए इस इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। log y का पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ देख केयर कीजिए, log y जो y का फंक्शन है जिसका पावर 1 है, तो यहाँ पावर n की जगह 1 है और इंटू log y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है 1 बाई वाई। तो कहता है कि यदि y का कोई फंक्शन हो उसका पावर n हो और वो मल्टीप्लाई हो उस फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। y के उस फंक्शन log y का पावर n में एक ऐड कर देते हैं, तो 1 में एक ऐड कर दिया तो 2 हो गया, उसी 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं। इस शॉर्ट वे में हमने सॉल्यूशन लिखा तो आपका सॉल्यूशन आ गया x log y इज इक्वल टू log y का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए यह ऑप्शन बी में दिख रहा है, x log y इज इक्वल टू 1 बाई 2 log y का स्क्वायर प्लस सी। यही कारण है कि हमने ऑप्शन बी को करेक्ट बताया था। अब क्वेश्चन 93 को देखें। द सॉल्यूशन ऑफ 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0 इज। 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। इसको समझने के लिए शॉर्ट सॉल्यूशन देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x log x dy माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। दोनों ओर x से डिवाइड करने पर हो जाएगा 2 log x dy माइनस y dy प्लस 2y बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में 2 कॉमन ले लिया तो हो गया 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर log x dy प्लस y बाई एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स देखिए यहाँ मिस कर गया है लिखने में, डी एक्स लगा देंगे माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए log x इंटू डी वाई प्लस वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स जो बिग ब्रैकेट के अंदर है, एक्चुअली यह क्या है डिफरेंशियल है y इंटू log x का, क्योंकि y इंटू log x का डिफरेंशियल निकालेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं।
अब दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर कांस्टेंट 2 बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y log x माइनस इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल ऑफ y log x का इंटीग्रल तो y log x हो जाएगा, हो गया 2 इंटू वाई लॉग एक्स, और y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए ये सॉल्यूशन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, 2y log x माइनस 1/2 y स्क्वायर इक्वल टू c, इसलिए मैंने ऑप्शन डी को करेक्ट बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 94 को देखें। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स इज। अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। देखिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू दोनों ओर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या हो गया लेफ्ट साइड में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर जब 1 में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल डी वाई हो जाएगा। इन्हें दोनों ओर डी एक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमने इस लाइन को लिखा। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसके जगह लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और राइट साइड में जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं डी एक्स प्लस डी वाई, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई इजीली। सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए राइट साइड में जो है डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अब तो हमको दोनों ओर इंटीग्रेट करना है, तो मैं यहाँ इशारा किया हूँ एरो देके कि राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मन में एक्स प्लस वाई को यदि जेड रख लेते हैं तो नीचे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की जगह जेड, जेड स्क्वायर, और ऊपर डी एक्स प्लस वाई की जगह जेड, तो डी जेड बाई जेड स्क्वायर, और 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं -1 बाई जेड। इसका मतलब राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा -1 बाई जेड की जगह एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस वाई। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए लिखे नीचे इंटीग्रेटिंग, पहले राइट साइड में देख लीजिए डी एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने बताया आएगा -1 बाई एक्स प्लस वाई। देखिए लिखे हैं -1 बाई एक्स प्लस वाई, प्लस से कांस्टेंट सी लिख दिए हैं, और लेफ्ट साइड में जो है डी एक्स वाई बाई एक्स वाई है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी एक्स वाई को मन में यदि जेड रखेंगे तो ऊपर डी जेड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई जेड डी जेड, 1 बाई जेड का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट में लॉग जेड होता है, और जेड की जगह एक्स वाई है इसलिए लॉग एक्स वाई होगा। ऐसे भी जानते हैं कि नीचे का डिफरेंशियल एग्जैक्ट यदि ऊपर होता है तो उसका इंटीग्रल लॉग ऑफ नीचे का होता है, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल लॉग एक्स वाई हो जाएगा। समझ गए आप। अब ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा लॉग एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में यह रिजल्ट किस ऑप्शन में है, तो बी में है, इसलिए मैंने बी को करेक्ट बताया था। क्वेश्चन नंबर 95 को देखें। द सोल्यूशन ऑफ cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स इज, 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन ए है, y इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी। इसका सोल्यूशन देखिए समझ में आ जाएगा तुरंत। शॉर्ट सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। देखिए राइट साइड में मैंने लिखा है यह इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल का नहीं है, क्योंकि वेरिएबल से एक्स वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। इसका मेथड है कि cos के बाद जो एंगल है x प्लस वाई, इसको हम कोई अदर वेरिएबल जेड मानेंगे। देखिए लिखे हैं हियर वी पुट x प्लस वाई इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का 1 हो गया, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x समझेंगे, तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड बाई डी एक्स -1। अब लेफ्ट साइड में देखिए जो इक्वेशन है वो इंप्लाई करेगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया डी जेड बाई डी एक्स -1 इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई की जगह जेड, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक जेड।
तो डी जेड बाई 1 प्लस सेक जेड बराबर डी एक्स हो गया। अब दोनों इंटीग्रेट कर देंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। सेक जेड की जगह 1 बाई कॉस जेड लिख कर इसको सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आएगा करने पर, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जेड माइनस टेन जेड बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, और जेड की जगह हम माने थे एक्स प्लस वाई, बैठा दिया जेड की जगह टेन एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस सी, एक्स कैंसिल हो गया तो हो गया वाई इक्वल टू माइनस उधर ले गए तो टेन एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 95 में करेक्ट ऑप्शन देखिए, आपका ए है। ए में देखिए आया है y इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 96 को देखें। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इज। अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अब इस करेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में देखें। देखिए मैंने फिगर बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसके लिए दिया हुआ है कंडीशन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें इक्वलिटी साइन को पकड़िए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को प्लॉट करेंगे तो यह लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर कट करेगा और यह लाइन वाई एक्सिस को भी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर कट करेगा, जो फिगर में हम दर्शा दिया है। अब पॉइंट 1 पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एस इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस का तो इक्वेशन जानते हैं एक्स इक्वल टू 0। तो स्पष्ट है कि आपको डबल इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है किस रीजन के लिए, तो वह रीजन जो बाउंडेड है स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 जो देख रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो रीजन है ट्रायंगल के रूप में, इसी का एरिया हमको निकालना है। तो डबल इंटीग्रल इसी एरिया को दर्शा रहा है। देखिए मैंने लिखा है आर इज द रीजन इन Q1 that is first quadrant for which x plus y less than equal to 1. Hence for the region R x varies from 0 to 1. देखिए पिक्चर में इस ट्रायंगल के लिए x का वेरिएशन क्या है, 0 से लेके 1 तक है, और y का वेरिएशन क्या है, तो देखिए x एक्सिस पर यहाँ y 0 है, और इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर जो पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स। इसलिए ऊपर में इस लाइन पर y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स, और x एक्सिस पर नीचे y का वैल्यू है 0। सो इट इज़ क्लियर दैट y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 फॉर द रीजन R। हेंस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए इंटीग्रल में डी एक्स डी वाई दोनों है, पकड़ना है कि x का रेंज क्या है और y का रेंज क्या है। तो देखिए डी एक्स के लिए x का वेरिएशन 0 से 1 है, वो फर्स्ट इंटीग्रल पर दिया गया है। डी एक्स के लिए x का रेंज 0 to 1, और सेकेंड इंटीग्रल पर y का वेरिएशन दिया गया है 0 to 1 माइनस एक्स। ये यहाँ समझने की बात है। अब देखिए इक्वल टू हो गया इंटीग्रल 0 to 1। अब लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स वाई डी वाई, एक्स डी एक्स को बाहर कर दिया, क्योंकि 0 to 1 माइनस एक्स वाई का रेंज था और 0 to 1 एक्स का रेंज था, यही कॉज है। अब इसको हल कीजिए, इंटीग्रल 0 to 1 वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2, रेंज हो गया 0 to 1 माइनस एक्स। ये रेंज किस पर है, तो वाई पर है, वाई इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइंड में रखना है इंटू एक्स डी एक्स। तो y का अपर लिमिट 1 माइनस एक्स रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 y की जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि y की जगह जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अपर लिमिट 1 माइनस एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया। इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रल 0 to 1
देखिए यहाँ dx है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, इसलिए x का वेरिएशन होना चाहिए। देखिए x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, क्लियर है ना। इक्वल टू 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 to 1, 1 माइनस एस का स्क्वायर तोड़ दिया, 1 माइनस 2s प्लस स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब x से मल्टीप्लाई करके इसको आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ गया फाइनल 1/24। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए 1/24 किस में है, तो ऑप्शन डी में है, इसलिए मैंने ऑप्शन डी को करेक्ट बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 97 को देखें। यह इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रिपल इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन है। टू एवेलुएट हमको निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ देखिए समझाते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसमें s का वेरिएशन, y का वेरिएशन और z का वेरिएशन तीनों देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में रीजन दिया हुआ है r, वो रीजन r बता रहा है, s का वेरिएशन क्लियर 0 to 1। इसलिए जो थर्ड इंटीग्रल है, लास्ट इंटीग्रल, उसमें ds के लिए x का वेरिएशन 0 to 1 दिया गया है। फिर जो सेकेंड इंटीग्रल है उसमें dy के लिए y का वेरिएशन 1 to 2 दिया गया है। क्वेश्चन से देखिए y का रेंज है ना 1 to 2, और dz के लिए फर्स्ट इंटीग्रल में z का वेरिएशन दिया गया है 2 to 3। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है z का रेंज 2 to 3, z लाइज बिटवीन 2 and 3, इसलिए z का रेंज हो गया 2 to 3। यही कंसेप्ट है। हैंस इंटीग्रल 2 to 3 इंटीग्रल 1 to 2 इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, इसको एवेलेट किया जाए तो सबसे पहले जो लास्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 to 1, वो डी एक्स के लिए एवेलेट करेंगे, जो ब्रैकेट में हम लिख दिया है। देखिए कैसे किए हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to 1। तो इसका मेथड है कि जब x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो इसमें y और z को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। तो देखिए किया जाए, x का इंटीग्रल s के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस y dx, तो y यहाँ कांस्टेंट के रूप में है इसलिए y रह गया बाहर, और ds का इंटीग्रल x होता है s के रेस्पेक्ट में। z भी कांस्टेंट के रूप में है तो z रह गया, और ds का इंटीग्रल x होता है s के रेस्पेक्ट में। समझ गए मेथड, और हो गया रेंज 0 to 1 dy dz। अब तो इसमें जो जहाँ जहाँ x है वहाँ s का अपर लिमिट 1 देंगे, और माइनस देके जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट 0 देंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2 प्लस वाई प्लस जेड डी वाई डी जेड। अब y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 dy का इंटीग्रल y का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2 प्लस z इंटू dy का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में y, और लिमिट हो गया y पर 1 to 2 dz। अब इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ अपर लिमिट 2 दिया गया, तो आ गया 1 + 2 + 2z, माइनस जहाँ जहाँ y है वहाँ लोअर लिमिट 1 दिया गया, तो ये आ गया माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस z dz। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका रिजल्ट आ गया 9/2। इसलिए करेक्ट ऑप्शन देखिए 9/2 किस में है, तो ए में है, इसलिए मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। द इंटीग्रल 1 to infinity log s by x स्क्वायर डी एक्स इज, अब 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, कन्वर्जेंट। यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। हमको इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंसी को टेस्ट करना है। देखिए मैंने लिखा है टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity log s by x स्क्वायर डी एक्स। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट 1 है, एक्चुअली थ्योरी में पढ़ेंगे तो यहाँ स्मॉल a लिखा मिलेगा, और a पर कंडीशन होता है a ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ a की जगह 1 है जो 0 से ग्रेटर है, तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो
जब लोअर लिमिट ए 0 से ग्रेटर होता है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल का केस होता है तो इसको हम एवेल्यूएट करते हैं म्यू टेस्ट से, यानी म्यू टेस्ट के जरिए इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंसी का हम पता लगाते हैं। अब म्यू टेस्ट क्या है देखिए, सॉल्यूशन में बताएंगे। सबसे पहले म्यू एक नंबर चूज करते हैं, तो यहाँ मन से म्यू की जगह 3/2 चूज किया और म्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए 3/2 1 से ग्रेटर है, सो वी टेक हियर म्यू इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू इंटू एफ एस को आपको निकालना है। यही म्यू टेस्ट में है, इसी लिमिट को आप दिमाग में रखेंगे, इसी को निकालना पड़ता है। तो इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू की जगह रख दीजिए 3/2 इंटू एफ एक्स। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेंड है, तो एफ एक्स की जगह यहाँ लिख दिया लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब s का पावर 3/2 है ऊपर और नीचे है s के पावर 2, तो इंडिसेस के ला से बटा के नीचे s का पावर 2 ज़्यादा है और ऊपर 3/2 कम है, इसलिए 2 में से 3/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, तो हो गया log s बाई एस टू द पावर 1/2। अब इसका फॉर्म जांचिए, जब x इन्फिनिटी देंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इसलिए लैप्टल का रूल लगा देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा log s का 1/x, s के पावर हाफ का हाफ इंटू s के पावर हाफ माइनस 1 दैट इज s के पावर माइनस हाफ। अब 1/1/2 तो 2 हो गया, 2 बाहर आ गया इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए s का पावर माइनस हाफ बटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो s का पावर हाफ हो जाएगा। अब 1/x इंटू s का पावर हाफ मतलब s का पावर हाफ बाई x तो हो जाएगा s के पावर हाफ। यही कारण है कि यहाँ फाइनल बचा 1/s के पावर हाफ, समझ गए। अब s की जगह इन्फिनिटी देंगे तो इन्फिनिटी के पावर हाफ तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 मतलब हो गया 2 इंटू इसका लिमिट 0, 2 इंटू 0 मतलब 0 और 0 इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। तो म्यू टेस्ट क्या कहता है, म्यू टेस्ट यही कहता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी के लिए म्यू टेस्ट में म्यू हमेशा लेना है 1 से ग्रेटर, जो हमने लिया है 3/2 1 से ग्रेटर। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी s के पावर म्यू इंटू एफ एस को एवेल्यूएट करना है। इस लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तो एक फाइनाइट नंबर 0 आया जो इन्फिनिटी कभी नहीं होना चाहिए, तो 0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं है। हेंस बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी, तो ही a की जगह यहाँ 1 है ग्रेटर देन 0, वही लिखे हैं बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इंटीग्रल एफ एक्स की जगह लिखा log x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो अकॉर्डिंग टू म्यू टेस्ट यह जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्जेंट हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में कट ऑप्शन मैं बताया था सी कन्वर्जेंट, तो ये गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखें। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज। अब 4 ऑप्शन में कट ऑप्शन आपका बी है √π/4। यह बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम गामा फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम प्रूफ करते हैं, उसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी यूज शॉर्ट सॉल्यूशन। देखिए वी यूज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2n-1 इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू ए टू द पावर n गामा n। यह है कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है गामा फंक्शन का, इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे तो बहुत आसानी से इसका शॉर्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, इस रिजल्ट में s का जो पावर है 2n-1 इसके जगह 2 रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए s का पावर 2 है, इसलिए 2n-1 के जगह 2 रखा और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ है e के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, अब आपको है e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है
कि माइनस तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए की जगह यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या रखा, ए की जगह 1। तो जब 2n माइनस 1 की जगह 2 रखेंगे तो n का मान मिलेगा 3/2 और a की जगह 1 रखा, तब ऊपर से क्या पाएंगे, वी गेट इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 2n माइनस 1 की जगह 2 रखा इंटू ई टू द पावर माइनस a की जगह 1 रखा, तो 1 इंटू एक्स वर्थ एक्स पर हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब राइट साइड में भी a की जगह रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का पावर n, n की जगह रखेंगे 3/2, क्योंकि 2n माइनस 1 की जगह 2 रखते हैं तो n का मान आता है 3/2 इंटू गामा n की जगह 3/2 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू गामा 3/2। तो गामा के बाद है 3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 से एक कम n इंटू गामा n, उसी रिजल्ट का यूज यहाँ किए हैं। देखिए तो n की जगह 3/2 है तो 3/2 में एक लेस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, उसी फार्मूला से यहाँ हम लिखा, आपको समझा दिया, इक्वल टू 1/2 इंटू 2 4 इंटू रूट पाई, यानी रूट पाई बाई 4। देखिए तो गिवन इंटीग्रल का वैल्यू आ गया रूट पाई बाई 4, जो ऑप्शन बी में है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी को करेक्ट बताया था। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 को देखें। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 log 1/x होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन गामा फंक्शन से ही रिलेटेड है। देखिए डिफिनेशन से हम जानते हैं, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए, डिफिनेशन से हम जानते हैं गामा n इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली गामा n का यही इंटीग्रल का फॉर्म होता है और इसी का अदर फॉर्म है जो आपको एवेल्यूएट करना है। देखिए कैसे, तो हम s के जगह पुट करते हैं, चालाकी करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है ना इंटीग्रेंड में log 1/x, तो वही इंटीग्रेंड में हम x के जगह पुट कर देते हैं log 1 कोई अदर वेरिएबल y, यही टेक्निक है। तो सो हियर वी पुट x इज इक्वल टू log 1/a, बेस e यहाँ छिपा हुआ है, तो log के डिफिनेशन से e टू द पावर x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो 1/e टू द पावर x, तो y हो जाएगा, यानी e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो हो गया माइनस e के पावर माइनस x ds इज इक्वल टू dy। अब x के अकॉर्डिंग y का लिमिट निकाल लीजिए, तो जब x का वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, तो जब s की जगह 0 देंगे तो देखिए y का वैल्यू क्या होगा, e के पावर माइनस एक्स, तो x का 0, e के पावर माइनस 0 मतलब e के पावर 0 मतलब 1, y बराबर 1 होगा। तो जब x इक्वल टू 0 तो इंप्लाई करेगा y बराबर 1, और जब x के जगह इन्फिनिटी देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 1/e टू द पावर x, s के जगह इन्फिनिटी इसमें दीजिए तो e के पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, यानी y इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन y इज इक्वल टू 0। तो s के अकॉर्डिंग y का लिमिट हम निकाल लिया। अब यहाँ जो गामा n जो इंटीग्रल के रूप में है उसको लिख रहे हैं इक्वल टू इंटीग्रल, जब x 0 है तो y देखिए 1 है, और जब x इन्फिनिटी है तो y 0 है। तो इंटीग्रल हो गया 1 to 0, तो हो गया इंटीग्रल 1 to 0, s के जगह log 1/y टू द पावर n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एस के जगह हो गया dy, तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एस माइनस dy हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 to 0। अब आप डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के पहले यदि माइनस हो और उसको साइन को हम प्लस करें तो लिमिट चेंज कर जाता है, तो हो गया इंटीग्रल उलट गया 0 to 1 log 1/y के पावर n माइनस 1 इंटू dy। और डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल को आप इच्छानुसार बदल सकते हैं,
तो वेरिएबल y को वेरिएबल x से बदल दिया तो हो गया इंटीग्रल 0 to 1 log 1 by x to the power n minus 1 into dx। और आपको इसी डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना था, तो इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या हुआ, गामा n। तो गामा n का ही यह अदर फॉर्म है, यही मैं आपको बताया था। करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया ए। देखिए ए में गामा n है वैल्यू। तो इस प्रकार मैंने सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दिया। आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अब मैं बाद में आपसे फिर मैं मिलूँगा।